Hello students. So our today's topic is cross sectional study. लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज के दो पार्ट हैं, ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल। ऑब्जर्वेशनल को अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल। तो एनालिटिकल में हमने केस कंट्रोल एंड कोहॉर्ट पढ़ चुके हैं, इनके डिफरेंसेस का भी एक लेक्चर हम कर चुके हैं। अब हमें क्रॉस सेक्शनल स्टडी करना है, तो लेट्स बिगिन विद क्रॉस सेक्शनल स्टडी। एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी के बारे में काफ़ी बात कर चुके हैं, तो उसको छोड़ देते हैं अभी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी, इसको हम प्रिविलेंस स्टडी या स्नैपशॉट स्टडी भी कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं इसको स्नैपशॉट स्टडी या प्रिविलेंस स्टडी? क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है? आप लोगों ने बॉटनी में या जूलॉजी में क्रॉस सेक्शंस बनाए होंगे कि जैसे कोई एक स्ट्रक्चर है, इसका क्रॉस सेक्शन बना तो सीधा इसको ऐसा काट दो, बीच में से कट कर दो, तो क्रॉस सेक्शन हो गया। तो स्टडी में भी हम क्या करें, हमारी पूरी पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन को पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर कट कर दो और इस टाइम पर हमारे पास कितने केसेज हैं पर्टिकुलर किसी डिजीज के, तो वो क्या कहलाता है? प्रिविलेंस कहलाता है। हम पढ़ चुके हैं पहले कि हम किसी भी पॉइंट पे लेकर के, अगर मान लो मैं बोलूँ कि आज 29 जून है ना, तो 29 जून को सुबह 10 बजे कितने केसेस डायबिटीज के हॉस्पिटल में एडमिट हैं, हमारे हॉस्पिटल में जिसमें भी हम काम करते हैं, तो वो कहलाएगा उस हॉस्पिटल में डायबिटीज का प्रिविलेंस। इसी तरह से हम पूछ सकते हैं कि किसी जिस सिटी में हम रह रहे हैं कि उस सिटी में अभी 29 जून को 11 बजे या 12 बजे, कोई भी टाइम आप एक डिसाइड कर लो कि इस समय ओवरऑल केसेज कितने होंगे, तो वो उसका प्रिविलेंस कहलाएगा, है ना। तो इसी तरह से क्रॉस सेक्शन स्टडी में भी क्या करते हैं, हम पर्टिकुलर एक पॉइंट पर जो भी हमें केसेज मिलते हैं उन केसेज की स्टडी हम करते हैं, और वो केसेज जो भी मिले हमें उसको हम सही मान करके हम प्रिविलेंस मान लेंगे कि यही हमारा प्रिविलेंस है, यही हमारे नंबर ऑफ केसेज हैं, इसलिए इसको प्रिविलेंस स्टडी भी कहते हैं। स्नैपशॉट का मतलब क्या हुआ? पिक्चर खींचना, फोटो खींचना कैमरा से। तो आपने पॉपुलेशन का कैमरा से फोटो खींचा, है ना, और उस पॉपुलेशन में हमें मान लो फीमेल दिखी तो वो फीमेल का प्रिविलेंस हो गया, मेल दिखे तो मेल का प्रिविलेंस हो गया, बच्चे दिखे तो बच्चों का प्रिविलेंस हो गया। इस फोटो में हमें जितने लोग दिख रहे हैं वही जो है रियलिटी है, ये मान करके क्रॉस सेक्शन स्टडी की जाती है। तो स्नैपशॉट जो है, फोटो जिस तरह से होता है उसी तरह से क्रॉस सेक्शन स्टडी होती है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हमने पिक्चर ले लिया, एक जो भी स्टडीज को पिक्चर मान लिया, और वहाँ जो हमें नंबर ऑफ केसेज मिलेंगे उन नंबर ऑफ केसेज को ही हम मान लेंगे कि यही टोटल नंबर ऑफ केसेज हैं, यानी यही हमारा प्रिविलेंस है। अब यहाँ पर यूनिट ऑफ स्टडी जो है इंडिविजुअल होता है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन स्टडी में हम क्या करते हैं, जैसे हमने पर्टिकुलर एक पॉइंट ले लिया कि हॉस्पिटल के अंदर 29 जून को सुबह 10 बजे हमको टोटल काउंट करना है कि डायबिटीज़ के पेशेंट कितने हैं। अब इसके लिए हम क्या है, सारे पेशेंट से जा कर के मिलिए, है ना, सब पेशेंट से जा कर के मिले और सब पेशेंट्स का हमने RBS कर लिया। मान लो अस्पताल में 200 पेशेंट एडमिट है, तो हमने 200 पेशेंट का जाके रैंडम ब्लड शुगर कर लिया, और उनके बेसिस पे अगर हम डायबिटीज़ को मान रहे हैं तो जिन जिन पेशेंट का शुगर ज़्यादा आया उनको हमने डायबिटीज कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो इंडिविजुअल से एक एक से जा कर के मिले, लेकिन इसमें क्या होता है, जब हम मिलते हैं पेशेंट से, सिंगल एग्जामिनेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, हम पेशेंट से सिर्फ एक बार मिलेंगे बस। उसी में हमारे को सब कुछ पता करना है, उसी में हमको एक्सपोजर भी पता करना है, उसी में हमको आउटकम भी पता करना है, उसको हम उसी में हमको डेमोग्राफिक डिटेल भी लेनी है, सब कुछ उसी में ही करना है हमको, हमें दोबारा पेशेंट से नहीं मिलना बस। हाँ, अगर मान लो हम गए पेशेंट के पास, पेशेंट ने बोला यार मैं चाय पी रहा हूँ, थोड़ी देर बाद बताऊंगा, कि ठीक है हम दोबारा आते हैं, तो अब जब दोबारा मिलने जाओगे तो इसका मतलब उसको 2 बार में काउंट नहीं करना है। फर्स्ट टाइम में पेशेंट जो जानकारी दे सकता था उसके लिए आपको दोबारा जाना पड़ा, तो उसको हम क्रॉस सेक्शन ही मानेंगे, है ना। मान लो हमने आपको परफॉर्मा भर के दिया, परफॉर्मा भरने के लिए दिया कि इस परफॉर्मा में ये पर्टिकुलर डिटेल्स हमको पेशेंट से पूछनी है, जिसमें उसका एज है, सेक्स है, ऑक्यूपेशन है, रूरल अर्बन का है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस पूछना है, इनकम पूछनी है, जो भी चीज़ें पूछनी है ना, उसके बाद उसका हमको मान लो ब्लड शुगर करना है, हम करके आना है। अगर उस परफॉर्मा में हमको 1 या 2 डाटा पूछना भूल गए और हम 1 घंटे 2 घंटे बाद अगर वापस पेशेंट से पूछने गए, तो उसको आप यूँ मत समझना कि हमने 2 बार कॉन्टेक्ट किया। वो हम जो जानकारी सिंगल कॉन्टेक्ट में ले सकते थे, भले ही हमने नहीं ले पाए वो कोई बात नहीं, लेकिन उसी को हम क्रॉस सेक्शन स्टडी मानेंगे, सिंगल एग्जामिनेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन
एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, और ये सबसे सिंपलेस्ट ऑब्जर्वेशनल स्टडी होती है। क्रोनिक डिजीज के लिए यूजफुल है। रीजन क्यों? क्योंकि आपने जब पॉपुलेशन को पकड़ा किसी पॉइंट पर, हो सकता है उस समय उस पॉपुलेशन में कोई भी एक्यूट केस ना हो, लेकिन क्रोनिक केस हमेशा मिलेंगे। डायबिटीज के केसेज आपको हमेशा मिलेंगे, लेकिन कोविड के केस हमेशा मिल जाए ज़रूरी नहीं। स्वाइन फ्लू के केसेज हमेशा मिल जाए ज़रूरी नहीं। अब आपको मैं बोलूँ कि हॉस्पिटल में जाओ ढूंढो रेबीज के कितने केसेज हो सकते हैं, तो एक भी केस नहीं मिलेगा रेबीज का। अभी कोविड नहीं चल रहा, कोविड ख़त्म हो गया लगभग, या बहुत कम केसेज मिले, तो कब ऐसा भी होता है कि पूरे हॉस्पिटल में कोविड का एक भी पेशेंट नहीं हो। तो एक्यूट डिजीज के लिए आप क्रॉस सेक्शनल नहीं कर सकते, लेकिन हॉस्पिटल में आपके पास 100 पेशेंट एडमिट है, तो 100 में से गारंटी के साथ 5, 7, 10, 15, 20 आपको डायबिटीज़ के पेशेंट तो मिल ही जाएंगे, है ना। तो क्रोनिक डिजीज के लिए हमको ये करनी है स्टडी क्रॉस सेक्शनल। और ये क्या बताता है? प्रिविलेंट केसेज अवेलेबल इन द पॉपुलेशन। तो जो भी पॉपुलेशन ने सेलेक्ट की उसमें कौन से केसेज प्रिविलेंट हैं, कौन से केसेज ज़्यादा हैं, वो बताता है हमको स्टडी। यहाँ पर हमारे पास में एक्सपोजर आउटकम ऑलरेडी डिटरमाइन हो चुके हैं, और साथ में ही डिटरमाइन हमको करने होते हैं साइमल्टेनियसली। क्योंकि हमने मान लो डायबिटीज़ का केस पकड़ा है ना, स्टडी डायबिटीज़ पे की, रैंडम ब्लड शुगर इंक्रीज देख करके, तो हमको रैंडम ब्लड शुगर जो उस पेशेंट की हमने वो भी उसी समय की, है ना। उसी से हमको पता लगा कि उसको डायबिटीज़ है, और डायबिटीज़ का पता लगना ये यानी डिजीज़ का आइडेंटिफाई होना ये भी उसी समय हुआ। दोनों चीज़ें साथ साथ में पता लगी है, और दोनों ही पहले से हो चुकी हैं। एक्सपोजर भी हो चुका है पहले से, और आउटकम भी आ चुका है पहले से। इस चीज़ का ध्यान रखना है अपने को। देन करते क्या हैं, कैसे करते हैं? तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी में सबसे पहले तो गैदर डाटा ऑन एक्सपोजर एंड डिजीज अमंग स्टडी पॉपुलेशन। तो हमको एक्सपोजर और डिजीज दोनों का डाटा स्टडी पॉपुलेशन में कलेक्ट करना है। कैसे कलेक्ट करेंगे? कलेक्ट कैसे करेंगे वो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। हमारे पास जो भी पॉपुलेशन है उस पर 4 ग्रुप बन सकते हैं। एक तो ऐसा ग्रुप जिनको एक्सपोजर हुआ है और एक्सपोजर की वजह से उनको डिजीज भी हुई है। एक वो जिनको एक्सपोजर तो हुआ पर उनमें डिजीज नहीं हुई। एक है जो नॉन एक्सपोज्ड हैं लेकिन उनमें डिजीज हो गई, और एक नॉन एक्सपोज में है जिनमें डिजीज नहीं हुई। ये 4 ग्रुप बन सकते हैं यहाँ पर भी। यही 4 ग्रुप हमने केस कंट्रोल स्टडी में भी बनाए, कोहोर्ट स्टडी में भी हमने देखे। इस तरह के ही 4 ग्रुप बने सब जगह, वही 2x2 की टेबल बन जाएगी। तो यहाँ जो हमें पता लगेगा कि एक्सपोजर कितना ज़्यादा है या कितना कम है, यानी कि एक्सपोजर का प्रिविलेंस क्या है, परसेंटेज ऑफ एक्सपोजर क्या है, और डिजीज भी कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, यानी कि प्रिविलेंस ऑफ डिजीज पता लगेगी, इंसिडेंस पता नहीं चलेगा। इंसिडेंस तो सोचो क्रॉस सेक्शनल सिंपलेस्ट ऑब्जर्वेशन स्टडी है, तो इससे कैसे पता चल जाएगा? हमारे को केस कंट्रोल से भी इंसिडेंस पता नहीं लगता। इंसिडेंस के लिए हमारे को कोहर्ट करनी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा एक एग्जांपल से समझाऊंगा। तो हमने एक स्टडी की, एक स्टडी ऑन सीरम कोलेस्ट्रॉल इन कोरोनरी हार्ट डिजीज की स्टडी, ठीक है। हमने क्या किया, हमने क्रॉस सेक्शनल स्टडी में एक पॉपुलेशन आइडेंटिफाई की, किसी विलेज में, किसी हॉस्पिटल में, या किसी सिटी में, किसी कॉलोनी में, कहीं भी कर सकते हो आप, है ना। वहाँ हमने क्या किया, सीरम कोलेस्ट्रॉल को एक्सपोजर माना कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से कोरोनरी हार्ट डिजीज होती है, तो कोलेस्ट्रॉल तो उसका एक्सपोजर हो गया, और आउटकम से कोरोनरी हार्ट डिजीज निकाली। हमने पॉपुलेशन सेलेक्ट करने के बाद में जो भी हमने पॉपुलेशन ली, 200, 500, 1000 लोग जितने भी लिए, उन सब का हमने सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाया, यानी कि एक्सपोजर चेक करवाया। तो ये एक्सपोजर यानी कि जिनमें सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ आया, यानी कि एक्सपोज थे वो पॉपुलेशन है A+B। अब इस टोटल पॉपुलेशन में से जिनको CHD है, CHD कैसे निकाला हमने? ऑन द बेसिस ऑफ ECG। ECG में चेंजेस थे तो कोरोनरी हार्ट डिजीज हमने मान ली, है ना। तो यहाँ पर इनमें से A लोगों को CHD था और B लोगों को नहीं था, यानी A कौन है? एक्सपोजर के साथ में डिजीज वाले, B कौन है? एक्सपोजर के साथ में नॉन डिजीज वाले। अब जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल था वो है नॉन एक्सपोजर ग्रुप, नो एक्सपोजर ग्रुप। इन लेकिन कोलेस्ट्रॉल कम है, इसका मतलब नहीं कि उनको कोरोनरी हार्ट डिजीज नहीं होगा, हो सकता है। तो नो एक्सपोजर ग्रुप में जिनको कोरोनरी हार्ट डिजीज थी वो है C, और जिनको नहीं थी वो है D। तो यहाँ हमारे को खास बात देखो कि हमें A+B वो लोग हैं जो एक्सपोज्ड है, और इसमें एक्सपोजर में हमेशा हमारे पास जब एक्सपोजर का डाटा है तो हम उसमें डिजीज का प्रिविलेंस देखेंगे कि हमारे पास में जितने लोग आए, जैसे मान लो हमने 200 लोग सेलेक्ट किए और 200 में से 120 एक्सपोज निकले और
80 जो है एक्सपोज नहीं निकले, यानी कि इनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल निकला, 120 का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा निकला। इस 120 कोलेस्ट्रॉल में से अगर 80 लोगों को 80 लोगों को CHD निकला तो ये कहा जाएगा कि 120 एक्सपोजर्स में से 80 को कोरोनरी हार्ट डिजीज है, तो 80/120 इसका डिजीज का प्रेवलेंस निकलेगा यहाँ पर, है ना। तो हम इसी तरह से हमारे पास में अगर ये दूसरा देखें, CHD कितने लोगों में है, A+C, इन लोगों को कोरोनरी हार्ट डिजीज है। अब A+C में से हमें बोलें कि कोरोनरी हार्ट डिजीज वाले लोगों में हमें एक्सपोजर बताओ, तो एक्सपोजर कितना है, A में है, तो यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा A/A+C बनेगा। ठीक है, एक बार इसको आगे देखेंगे हम। यहाँ पर प्रिविलेंस ऑड्स रेशो भी निकाल सकते हैं। ऑड्स रेशो निकालने का सबको तरीका पता है, AD/BC। सिमिलर यहाँ A को D से मल्टीप्लाई किया, B को C से किया, प्रिविलेंस ऑड्स रेशो निकल गया। इसको प्रिविलेंस ऑड्स रेशो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी में निकाला जा रहा है। अभी ये बात कर रहा था मैं, दोबारा करेंगे। देखो, प्रिविलेंस ऑफ डिजीज अमंग एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड कौन है, एक्सपोज्ड है A+B, ये नीचे आ जाएंगे। ए में डिजीज कितने को है, A लोगों को, तो प्रिविलेंस ऑफ डिजीज अमंग एक्सपोज्ड, एक्सपोज लोगों में डिजीज का प्रिविलेंस क्या है, ये हो जाएगा A/A+B। प्रिविलेंस ऑफ डिजीज अमंग नॉन एक्सपोज्ड, नॉन एक्सपोज्ड कौन है, C+D, इनमें डिजीज कितने हुए हैं, C में, तो C/C+D हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रिविलेंस ऑफ एक्सपोजर अमंग डिजीज, डिजीज वाले लोग कौन है, ये लोग हैं A+C, इनमें एक्सपोजर कितने में आया, ओनली A में आया, तो A/A+C हो जाएगा। प्रिविलेंस ऑफ एक्सपोजर अमंग नॉन डिजीज, नॉन डिजीज कौन है, ये B+D नॉन डिजीज है, इनमें एक्सपोजर कितने में है, B में, तो B/B+D। इस तरह से हम, यानी कि हमें जब एक्सपोजर दिया है तो डिजीज का प्रिविलेंस निकालना है, जब हमें डिजीज दी है तो एक्सपोजर का प्रिविलेंस निकालना है। तो जो ज़्यादा हमारे पास है उसको तो निकाल नहीं सकेंगे, वो तो ऑलरेडी है हमारे पास अवेलेबल। इसके बाद आता है प्रिविलेंस ऑफ डिजीज इन एक्सपोज कंपेयर टू नॉन एक्सपोज। तो हमने एक्सपोज्ड में, देखो एक्सपोज्ड में हमने डिजीज का प्रिविलेंस निकाला A/A+B और नॉन एक्सपोज में C/C+D। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, इसको यहाँ पे इसको डिवाइड कर दो, है ना, ये डिवाइड कर दिया हम, तो ये जो है ये प्रिविलेंस निकल जाएगा, प्रिविलेंस रेशो निकल जाएगा एक तरह से एक्सपोज्ड एंड नॉन एक्सपोज्ड में। सिमिलरली प्रिविलेंस ऑफ एक्सपोजर भी निकाल सकते हैं डिजीज एंड नॉन डिजीज में, इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो ठीक है, ये आ जाएगा इस तरीके से। तो ये भी किया जा सकता है क्वेश्चन स्टडी में। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि डिजीज का सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन बताती है, इंसिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं बताएगी। ठीक है, इंसिडेंस नहीं बताएगी, ओनली क्रोनिक डिजीज के लिए कर सकते हैं। इटियोलॉजी रिस्क फैक्टर के बारे में कुछ भी नहीं बताती है ना, सिर्फ हमको साइमल्टेनियसली पता लगता है ऑलरेडी एक्सपोजर हो रखा है, ऑलरेडी डिजीज हो रखी। केस कंट्रोल में क्या था, हमारे पास पेशेंट आता डिजीज के साथ और हमारे को एक्सपोजर की कोई जानकारी नहीं होती थी, इसलिए हम यही कहते थे कि केस कंट्रोल से इटियोलॉजी का पता नहीं चलता है ना, रिस्क फैक्टर का पता नहीं चलता, सिर्फ आइडिया ले सकते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल में भी एस्टैब्लिश नहीं कर सकते इटियोलॉजी को, रिस्क फैक्टर को, हम केवल एक आइडिया ले सकते हैं। उसके बाद कैन नॉट एस्टैब्लिश कॉजलिटी एंड टेम्पोरल एसोसिएशन, बिल्कुल सही बात है। कॉजलिटी एंड टेम्पोरल एसोसिएशन को एस्टैब्लिश करने के लिए हमें कोहर्ट करनी पड़ती है, बात तो बताइए, है ना। और कॉजलिटी हमें नहीं पता लगेगी, क्योंकि हमारे को पता तब लगती कॉजलिटी जब हम कोज से डिजीज तक का सफ़र तय करते हैं। हमको जब कोज हमारे सामने किसी बॉडी में एंटर किया और उसी में जब डिजीज डेवलप हुई, तब हम कहेंगे कि हाँ कॉजलिटी है, हाँ भाई टेम्पोरल एसोसिएशन है। एंड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट NHOD और इंसिडेंस, जो हमारी नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज है या इंसिडेंस, इसके बारे में पता नहीं चलता या थोड़ा बहुत ही पता चलता है। ये इसके डिसएडवांटेज है। एक दो MCQs हम कर लेते हैं। रेजिडेंट ऑफ 3 विलेज विद 3 डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर सप्लाई वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ सर्वे टू आइडेंटिफाई कोलेरा कैरियर्स। ठीक है, 3 अलग अलग गांव के विलेजेस के रेजिडेंट्स को हमने लिया और उनकी वाटर सप्लाई भी डिफरेंट थी। उनको बोला कि कोलेरा कैरियर्स के लिए हमको आइडेंटिफाई करना है। बिकॉज सेवरल कोलेरा डेथ हैज अकर्ड रिसेंटली, virtually everyone present at the time underwent examination. The proportion of residents in each village who were carriers was computed and compared. What is the proper classification of this study? तो ये किस टाइप की स्टडी है भाई? तो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, हमने एक सिंगल एग्जामिनेशन किया है। क्या किया है, एक बार हम लोगों से मिले
और प्रेजेंट एट द टाइम अंडरवेंट एग्जामिनेशन, सब लोग एक साथ प्रेजेंट थे, एग्जामिनेशन कर लिया, तो ये हमारी जो है क्रॉस सेक्शनल स्टडी यहाँ पे बन गई। ठीक है, बहुत सारे लोगों पे हमने काम कर लिया, एक पॉपुलेशन के ऊपर काम कर लिया, उस पॉपुलेशन के एक एक इंडिविजुअल का हमने एग्जामिनेशन कर लिया, तो ये हमारे पास में क्रॉस सेक्शनल स्टडी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पे कोज फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं की। देखो कोई भी कोज फाइंड आउट करने की क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रहा कि कोज फाइंड आउट कर रहा है, या डायरेक्शन के बारे में भी नहीं बोल रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है या बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही, कुछ नहीं बोलना, तो इसका मतलब क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। इसके बाद में नेक्स्ट है प्रिवलेंस ऑफ कैटरेक्ट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कैन बी डिटरमाइंड बाई, तो प्रिवलेंस स्टडी किसको बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल को बोलते हैं, तो इसका आंसर क्रॉस सेक्शनल स्टडी हो जाएगा। देन अ वन डे सेंसस ऑफ इन पेशेंट्स इन अ मेंटल हॉस्पिटल कुड, मतलब हमारे पास में वन डे सेंसस क्या होता है? पहली बात तो सेंसस वो एवरी 10 ईयर में करते हैं, पॉपुलेशन का सर्वे, वो तो कहलाता ही है, लेकिन हॉस्पिटल का जो डाटा बनता है ना, उसको भी सेंसस कहते हैं। कि आपके अस्पताल में आज का दिन भर का सेंसस क्या है, मतलब आपके दिन भर में क्या पेशेंट आए, कौन सा पेशेंट आए, उनका एक रिकॉर्ड बनता है, उसको सेंसस बोला जाता है ना। जब आप हॉस्पिटल में काम करोगे तो आपको पता चलेगा इस चीज़ का। तो वन डे सेंसस जो है हमने निकाला पेशेंट्स का एक मेंटल हॉस्पिटल में, तो इससे क्या हमें पता लगेगा? तो ये क्या देगा? इट गिव्स गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट दैट हॉस्पिटल एट दैट टाइम, बिल्कुल सही बात है, उसी समय का डाटा देगा, वन डे सेंसस है। ठीक है, गिव रिलायबल एस्टिमेट ऑफ सीजनल फैक्टर इन एडमिशन, कैसे दे सकता है? वन डे सेंसस से हमें सीजनल फैक्टर नहीं पता लग सकता, बिल्कुल गलत बात है। इनेबल अस टू ड्रा कंक्लूजन अबाउट द मेंटल हॉस्पिटल्स ऑफ इंडिया, बिल्कुल नहीं पता लग सकता है। सिंगल डे के सेंसस से कैसे पता लगेगा पूरे इंडिया की कंडीशन? एनेबल अस टू एस्टिमेट द डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट डायग्नोसिस एंड मेंटल इलनेस इन द लोकल एरिया, कैसे पता चलेगा? ये भी नहीं पता चलेगा। हम तो मेंटल हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं और सिंगल डे का सेंसस ले रहे हैं, तो आपको डिफरेंट डायग्नोसिस उस लोकल एरिया में कैसे पता लग जाएगी? इम्पॉसिबल है, तो केवल ए आंसर इसका सही हो सकता है। ठीक है, देन व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट क्रॉस सेक्शनल स्टडी, मतलब क्रॉस सेक्शनल स्टडी के बारे में क्या सही नहीं है? इसको प्रिवलेंस स्टडी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। डिजीज का पैटर्न पता लग जाता है, स्नैपशॉट ऑफ ए पॉपुलेशन भी सही है। टेल्स ईटियोलॉजी नहीं बताता, रिस्क फैक्टर को नहीं बताता, ये बात सही है, तो बी आंसर है इसका। देन ट्रू अबाउट क्रॉस सेक्शनल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी इज suitable study for of rare disease, chronic disease can be studied, involves few number of subjects, relatively inexpensive study। तो यहाँ पर सही बात क्या है कि क्रोनिक, देखो सूटेबल फॉर स्टडी ऑफ रेयर डिजीज के लिए क्रॉस सेक्शनल कर सकते हो आप, बिल्कुल सही बात है, लेकिन केस कंट्रोल ज़्यादा बेटर होती है। क्रोनिक डिजीज स्टडी कर सकते हैं, ये बिल्कुल सच बात है, तो हमारा आंसर यहाँ पर बी होना चाहिए। इन्वॉल्व फ्यू नंबर ऑफ केसेस नहीं होते, क्रॉस सेक्शनल में ज़्यादा केसेस होते हैं, लार्जर नंबर ऑफ केसेस होते हैं, पॉपुलेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप ले सकते हो। एंड रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव स्टडी है, ये बात भी हमारी सही है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आंसर यहाँ पे मोर करेक्ट में हमारे क्रोनिक डिजीज कैन बी स्टडी जाएगा, क्योंकि रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव हमने बोल दिया, लेकिन नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा है। अब केस कंट्रोल और क्रॉस सेक्शनल में आप कंपेयर करोगे तो हो सकता है कि हमारे पास में क्रॉस सेक्शनल महंगी भी हो जाए, तो ये इसके लिए कोई मतलब पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है एक्सपेंसिविटी के बाद। कोहॉर्ट के कंपेयर में बात करोगे तो ये इनएक्सपेंसिव है ना, लेकिन आप केस कंट्रोल के कंपेयर में बात करोगे और नंबर ऑफ पेशेंट हमने कम लिए हैं, अगर केस कंट्रोल में और क्रॉस सेक्शन में नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा लिए हैं, तो उस कंडीशन में क्रॉस सेक्शन महंगी भी हो सकती है। तो बात तो सही है, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता ना क्रोनिक डिजीज कैन बी स्टडी, इसकी जगह एक्यूट होता, तो फिर हमारे आंसर यहाँ पे डी बन जाता, रिलेटिव इनएक्सपेंसिव स्टडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।